नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। भारत में मोदी सरकार न्यू इंडिया बनाने की बात कह रही है। बीजेपी तो कह रही है कि न्यू इंडिया बनने की शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल न्यू इंडिया के जवाब में पड़ोसी देश एक कदम आगे बढ़ गया है। पड़ोस में नया पाकिस्तान बनाने का सपना दिखाकर इमरान खान ने अपना 22 साल पुराना सपना पूरा कर लिया है। पाकिस्तान के 11वें आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीत हासिल की है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 270 सीटों पर चुनाव हुआ। इमरान खान की पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान में अगली सरकार इमरान खान ही बना रहे हैं। 22 साल की स्ट्रगल जो आज से 1996 में मैंने शुरू की और आज अल्लाह ने उस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है कि एक मौका मुझे दिया है कि मैं वो जो मेरी ख्वाब थी, एक पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं। मैं आपके सामने, कौम के सामने आज ये कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया। वो गवर्नेंस देंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले ऐसी गवर्नेंस नहीं आई, और वो शुरू करेंगे अपने आप से। अपने आप को इदारों के नीचे लेके आएंगे और सादगी कायम करेंगे। मैं ये जो आज आपके सामने प्लेज कर रहा हूं कि अब तक जो हमारे हुक्मरान आते हैं वो पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं, शान और शौकत पे, बड़े बड़े महलात पे। अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूंगा। अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये शाहाना महल, एक वो मुल्क जो कि जिसकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, वहां कोई मुझे शर्म आएगी कि मैं जाओ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा इतना बड़ा महल के अंदर। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है। इसको हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने इस बार नया पाकिस्तान बनाने का नारा दिया था। इस नारे के साथ ही उनको पाक आर्मी और आईएसआई का पूरा समर्थन मिला, जिसके दम पर इमरान खान ने अपनी पार्टी को बहुमत के काफी करीब पहुंचा दिया। यहां तक कि नवाज शरीफ के गढ़ पंजाब सूबे में भी इमरान खान को अच्छी खासी सफलता मिली है। पाकिस्तान चुनाव में इमरान खान की पार्टी पहले नंबर पर है। उसे अब तक 120 सीटों पर जीत या बढ़त हासिल है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 61 सीटों के साथ दूसरे और बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी 40 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। बाकी सीटें अन्य के खाते में गई हैं, जिनमें 18 निर्दलीय हैं। माना जा रहा है कि इमरान खान निर्दलीय और छोटी पार्टियों की मदद से सरकार बना लेंगे। इमरान खान की जीत पाकिस्तान की राजनीति में नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है, जिसमें इमरान खान से बड़ी भूमिका पाक फौज, आईएसआई और पाकिस्तान के चुनाव आयोग की थी। चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आरोप लगाने लगे थे कि इमरान खान को आगे करके पाक आर्मी अपना दांव खेल रही है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तक रो रहे थे कि उनकी पार्टियों को ठीक से प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। वोटिंग वाले दिन हर बूथ पर अंदर और बाहर पाकिस्तानी फौज के जवान तैनात कर दिए गए थे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने फौजियों को मजिस्ट्रेट का पावर तक दे रखा था। इमरान के पक्ष में खुली धांधली के आरोपों के बीच ही वोटों की गिनती शुरू हुई तो पाकिस्तान के लोगों ने ही चुनावी तमाशे का सच उजागर करना शुरू कर दिया। 11:30 बजे उन्होंने पिन करके रिजल्ट को और किसी को अच्छी तरीके से आधी रात में जब इमरान खान की पार्टी जीत का जश्न मना रही थी, तब पाकिस्तान में ही कोहराम मचा था कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। पाकिस्तान में सत्ता बदलती है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। इस बार तो वहां इमरान खान जीते हैं। भारत में इमरान खान बतौर क्रिकेटर काफी लोकप्रिय रहे हैं। मैदान के बाहर भारत में उनके अफेयर और दोस्ती के अफसाने भी मशहूर रहे हैं। लेकिन नेता इमरान खान का रवैया भारत के लिए कैसा रहेगा, इसकी झलक उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिखा दी थी। मोदी
तुमने अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने पाकिस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने दुनिया के अंदर साबित यह किया कि तुम लीडर नहीं हो, तुम स्टेट्समैन नहीं हो, तुम आखिर में एक तासुब पसंद, एक इंतहा पसंद इंसान हो। पाकिस्तान में सत्ता की जंग जीतने के बाद इमरान खान जब अपना एजेंडा बताने आए तो भी उन्होंने भारत के लिए कड़वी बात ही उगली। बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फौज जब शहरी इलाके में जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफर किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें, इस मसले को हल करें। की रिलेशनशिप है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को, हर जिस किस्म की दुनिया में कहीं दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। तो मैं ये चाहूंगा, मैं कन्विक्शन से कह रहा हूं कि ये दोनों, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो और हम अपने जो मेन इशू है उसको डायलॉग से हल करें किया जाता है। तो मैं ये चाहूंगा, मैं कन्विक्शन से कह रहा हूं कि ये दोनों, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो और हम अपने जो मेन इशू है उसको डायलॉग से हल करें। मतलब यह है कि इमरान खान के मुंह में भी रिश्ते सुधारने की बात होगी और कश्मीर के नाम पर घोंपने के लिए वो खंजर हाथ में लिए रहेंगे। ऐसे में इमरान खान भारत से पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए कुछ करेंगे, इसकी उम्मीद फिलहाल किसी को नहीं है। कि सेना का ये है, वो मुखौटा किसी को रखता, काम किसी से कराता। अभी मुखौटा इमरान बने हैं, काम तो वही करेगा। आतंकवादी उसका कारखाना जो खोलेगा, वही आतंक का कारखाना हाफिज सईद ही खोले। इमरान खान भी स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि उनका ऐसा प्रयास रहेगा कि भारत और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे बने। यह जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाता है वो न भेजा जाए। पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान की जीत से ज्यादा सुकून इस बात से है कि वहां चुनाव लड़ रहे आतंकी हार गए। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने अपने दामाद और बेटे समेत 7 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया था, वो सब हार गए हैं। पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे 1500 कट्टरपंथियों और आतंकियों में से किसी बड़े सरगना को जीत नसीब नहीं हुई। भारत में इसे शुभ संकेत माना जा रहा है। आतंक के खिलाफ जो भी हो, आतंकी गिरोह के सरगना हाफिज सईद सर के खड़े थे, इन लोगों को उन्होंने बख्शा नहीं, अच्छी पटखनी दी है। तो लोगों के दिल में भी ये है कि शांति बनी रहे। ये सरकार जो बनेगी वो कश्मीर के लोगों को जीने देगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकियों और कट्टरपंथियों को चुनाव इसलिए लड़ाया गया ताकि इमरान खान की मदद हो सके, उन्हें वोट कटवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वैसे भी इमरान खान ने हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा। इमरान को पाक आर्मी जियाउल हक के जमाने से पसंद करती रही है और उसी जमाने से हाफिज और मसूद जैसे आतंकियों को भी पाक आर्मी ने ही पाला पोसा है। इमरान खान अब नया पाकिस्तान बनाने की कसम तो खा रहे हैं, लेकिन आतंकियों के बारे में उनकी चुप्पी जीतने के बाद भी कायम है। रुख बिहार का, जहां मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 29 बच्चियों के यौन शोषण के मामले ने सियासत में कोहराम मचा रखा है। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीएम नीतीश कुमार ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले की पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की जा रही है। इसे लेकर विपक्षी ओर से एक भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है। वो भ्रम का वातावरण नहीं रहे, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला हुआ है। सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और कोर्ट की जो अगली तिथि है कोर्ट से आग्रह करेंगे
कि कोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करे। हालांकि विपक्ष सरकार के इस फैसले से भी संतुष्ट नहीं है। आरजेडी की मांग है कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अपनी मांग को लेकर आरजेडी के सदस्यों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन भी किया। विपक्ष की मांग यही रही है कि सीबीआई के अलावे हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में ये मुजफ्फरपुर जो बलात्कार कांड हुआ है, जो रेप कांड हुआ है और जो लड़कियों को सप्लाई सफेद पोस्ट और खाकी पोस्टों और आईएएस को किया जाता था, इसकी जांच होनी चाहिए और ये सीबीआई और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए। इससे पहले मुजफ्फरपुर कांड को लेकर बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने नीतीश सरकार को घेरा और बालिका गृह का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। आरजेडी ने इस मामले को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। जांच होगा तो बड़े लोग का नाम आ रहा है। धीरे धीरे देख लीजिए किस तरीके से खुलासा हो रहा है। इसी तरीके से बड़ा बड़ा लोग लिप्त है और नीतीश कुमार जी हैं कि सारे सबूतों को मिटाना चाहते हैं। सरकार सारे सबूतों को मिटाना चाह रही है, इसलिए छुपा रही है। कल तक नीतीश सरकार मुजफ्फरपुर कांड की पुलिसिया जांच को सही दिशा में बता रही थी, लेकिन आज मामले की सीबीआई जांच का फैसला ले लिया गया। माना जा रहा है कि जिस तरह तेजस्वी ने इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ सूबे में माहौल खड़ा कर दिया, उसे भांपते हुए ही सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। नीतीश को लगने लगा था कि अगर उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो उनकी सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठ सकते हैं। सीबीआई जांच के फैसले के पीछे एक वजह ये भी रही कि सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों के नाम भी इस मामले में सामने आए हैं। ऐसे में किरकिरी से बचने के लिए सीबीआई जांच नीतीश के लिए मजबूरी बन गई थी। मुजफ्फरपुर कांड दरअसल नीतीश कुमार के गले की फांस बनता जा रहा है। बच्चियों के यौन शोषण पर राजनीति तो हो ही रही है। इस मामले में अब सीधे नीतीश सरकार की मंत्री मंजू वर्मा आरोपों के कटघरे में खड़ी हैं। दरअसल बच्चियों के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार बाल सुरक्षा अधिकारी रवि रोशन की पत्नी ने मंजू वर्मा के पति चंद्रेश्वर वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मंत्री के पति उस बाल संरक्षण गृह में अक्सर जाते थे। हालांकि मंत्री मंजू वर्मा ने इन आरोपों को विपक्ष की साजिश करार दिया है। मेरे पति को पूरी तरह साजिश करके फंसाया गया है। उन्होंने हमेशा सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, बिल्डिंग बदलवाने के लिए कार्रवाई की, लेटर भेजा, क्यों नहीं बदलवाया गया? क्यों नहीं लेटर पे कार्रवाई किया गया? मंजू वर्मा के पति क्या करने जाते थे रिमांड होम बालिका गृह में? उन्हीं के पति को बचाने के लिए मेरे पति पदाधिकारी को फंसाकर जांच को प्रभावित करने के लिए सब किया गया। मेरे पति को फंसाया गया। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। निश्चित रूप से कि वह सरासर गलत आरोप लगाया है। क्योंकि उसके पति जेल चले गए हैं तो वह अभी आक्रोशित है और किसी न किसी के बहकावे में आ गई है। वो तो कोई पुलिस कस्टडी में है नहीं कि कोई उससे नहीं मिल रहा है। और आप यह सोचिए न कि इतने दिन के बाद कल विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष गए थे माननीय तेजस्वी जी, और उसके बाद ये आरोप मेरे पति पर लग रहा है। तो कितना घिनौना आरोप है और कितनी गंदी साजिश रचा जा रहा है, ये आप भी समझ सकते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर कांड में विपक्ष ने नीतीश के मंत्री के पति का नाम आने के बाद हमला और तेज कर दिया है। आप देख लीजिए मंजू वर्मा जो जिस तरीके का नाम आया उनके हस्बैंड का, इससे मंजू वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। मुजफ्फरपुर कांड पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की आक्रामक रणनीति ने भी बिहार की एनडीए सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। तेजस्वी ने इस खुलासे के पहले दिन से सरकार को निशाने पर रखा और अपना हमला कमजोर नहीं होने दिया। तेजस्वी ने पहले विधानसभा में नीतीश सरकार को घेरा, फिर मुजफ्फरपुर जाकर खुद लोगों से मिले और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद सूबे में बेटियों की सुरक्षा को लेकर साइकिल यात्रा पर निकले। इस मामले में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति का नाम आने के बाद नीतीश सरकार को लगने लगा कि उनकी पूरी इमेज का बंटाधार हो सकता है। तेजस्वी ये संदेश देने में कामयाब रहे कि सुशासन बाबू के राज में हुए शर्मनाक मुजफ्फरपुर कांड में अफसरों और नेताओं से लेकर मंत्रियों तक की मिलीभगत है। नतीजा ये हुआ कि सीएम नीतीश को सीबीआई जांच का ऐलान करना पड़ा।
मुजफ्फरपुर कांड पर आरजेडी की साइकिल यात्रा के दौरान एक हास्यास्पद तस्वीर भी देखने को मिली। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप सिंह साइकिल यात्रा के दौरान अपनी ही एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर पड़े। सचिवालय इलाके में तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ साइकिल यात्रा पर निकले। इसी दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि गिरने के बाद तेज प्रताप तुरंत ही खड़े हो गए और फिर साइकिल यात्रा पर निकल गए। उन्हें हल्की चोटें आई हैं। और अब बात करते हैं मराठा आरक्षण आंदोलन की। महाराष्ट्र में चल रहे आरक्षण आंदोलन हिंसक होने के बाद कल मराठा समाज ने इसे वापस ले लिया था, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में आंदोलन छुटपुट जारी है। मुंबई और उसके आसपास भले ही आंदोलन का असर आज नहीं दिखा, लेकिन कुछ शहरों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और आगजनी की। मराठा समाज का ये आंदोलन मंगलवार से हिंसक होना शुरू हो गया था, जब औरंगाबाद में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी थी। मंगलवार को मराठवाड़ा के कई इलाकों में बवाल मचा था, जो बुधवार को मुंबई और उसके आसपास तक पहुंच गया। नवी मुंबई, ठाणे, मानखुर्द में मराठा समाज के आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा हुई। गाड़ियां फूंक दी गई, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। लेकिन आज सोलापुर में फिर से आगजनी देखने को मिली। सोलापुर में सड़क पर भारी संख्या में मराठा समाज के लोग उतर आए और जाम लगा दिया। गाड़ियों की आवाजाही न हो पाए, इसके लिए सड़क पर टायर रखकर उसमें आग लगा दी गई। तो उधर पुणे में मराठा प्रदर्शनकारी रेलवे पटरी पर उतर आए और जाम लगा दिया। इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई और यात्री परेशान रहे। उधर नवी मुंबई में कल मराठा समाज के आंदोलन के दौरान जो बवाल मचा, उसके निशान आज नजर आए। कल पुलिस की जिप्सी फूंक दी गई थी, साथ ही कई गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। आज सुबह सड़कों पर जली हुई गाड़ियां पड़ी हुई थी। कल जिन गाड़ियों में आग लगाई गई थी, उसे आज प्रशासन ने सड़क से हटाया। कल मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मानखुर्द में मराठा आंदोलन के हिंसक होने से सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और मुंबईकर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो मराठा समाज मूक आंदोलन करता था और शांतिपूर्वक मार्च निकालता था, उसका आंदोलन इस कदर हिंसक क्यों हो गया? दरअसल महाराष्ट्र सरकार 72,000 पदों पर नियुक्ति करने वाली है, लेकिन अभी तक मराठा आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं होने से मराठा समाज उग्र होता चला गया। मराठा समुदाय को 16% के आरक्षण का मामला भी कोर्ट में लंबित है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान ने मराठा समाज को आक्रोशित कर दिया। दरअसल पंढरपुर यात्रा रद्द होने के बाद सीएम भड़क गए थे। इस बीच मराठा आरक्षण के एक आंदोलनकारी काका शिंदे ने औरंगाबाद की गोदावरी में जल समाधि ले ली। काका की मौत के बाद प्रदर्शन उग्र होता चला गया और मराठा समाज ने काका के परिवार के मुआवजा और नौकरी की मांग कर दी। धीरे धीरे मराठा आंदोलन हिंसक होता गया, लेकिन मराठा समाज का कहना है कि अराजक तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। मराठा समाज का ये भी कहना है कि इस साजिश में कुछ राजनीतिक दलों का हाथ था, जो मराठा समाज को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। मराठा समाज के आंदोलन के हिंसक होने के लिए विपक्ष फडणवीस सरकार को दोषी ठहरा रहा है, तो वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना का कहना है कि सीएम पहल करें और बैठक कर समस्या सुलझाएं। ये जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की होती है। दुख की बात यह है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इसमें पहल करनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज बंद का ऐलान हुआ। मुंबई पूरे महाराष्ट्र में और आज भी चल रही है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज भी चल रही है हिंसा और बंद आज भी है। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की तैयारी बताई है, मुझे लगता है सबको बुलाना चाहिए, सभी पार्टियों को बुलाना चाहिए। ये सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है, सरकार का मामला नहीं है, ये पूरे राज्य का मामला है। जिस मराठा क्रांति मोर्चा ने आंदोलन का आगाज किया था, उसी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन वापस लेने की तात्कालिक वजह तो हिंसा ही बताया जा रहा था कि मराठा क्रांति मोर्चा ने खुद ही आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। मराठा समाज को आंदोलन वापस लेने के लिए किसी ने मान मनुहार नहीं की थी। सरकार की तरफ से भी मराठा समाज से कोई वार्ता नहीं हुई थी। दरअसल शांतिपूर्ण आंदोलन में अराजकता बढ़ने और धीरे धीरे इसके हिंसक होने से मराठा समाज की परेशानी बढ़ने लगी थी। मराठा समाज को लगने लगा था कि उनकी बदनामी हो रही है। उधर प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया जाने लगा। ऐसे में मराठा समाज को लगा कि कहीं उनके लोगों पर केस न लग जाए और आखिरकार मराठा समाज को आंदोलन खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा। एम्बुलेंस को भी जाने दिया, हम लोगों ने जरा भी कोई वायलेट नहीं किया है। एक पिन ड्रॉप साइलेंस हमारे सब मोर्चे थे।
हम लोगों ने घोषणाएं भी दे दी मोर्चा के अंदर, तो हमारे कार्यकर्ता लोग ये सब कैसे करेंगे? तो ये हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग इसके तय तक जाना चाहते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। देखिए, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो आपके आंदोलन को कोई हाईजैक कर रहा है, दूसरा कोई करने का प्रयास कर रहा है, आपकी मराठा लोगों ने तोड़फोड़ या जो नहीं रोकने का प्रयास किया है? नहीं, देखिएगा, आंदोलन हाईजैक करना और आंदोलन करने वाले लोगों को बदनाम करना, ये दो डिफरेंट बातें हैं। इन लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के पीछे आखिर कौन है? आखिर इस आंदोलन का नेता कौन है? ये ऐसे सवाल हैं जो जब तब जरूर उठते हैं। जब जब मराठा समाज सड़क पर उतरता है और आंदोलन करता है, कभी शांतिपूर्ण मार्च कर वाहवाही बटोरने वाला मराठा समाज आज हिंसक प्रदर्शन की वजह से सवालों के घेरे में आ गया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर किसके कहने पर मराठा समाज आंदोलित हो जाता है? दावा किया जा रहा है कि मराठा क्रांति मोर्चा का कोई भी एक सर्वोच्च नेता नहीं है। महाराष्ट्र के कोने कोने में मराठा क्रांति मोर्चा के कोऑर्डिनेटर हैं। यही कोऑर्डिनेटर अपने अपने इलाके में मराठा समाज को गोलबंद करते हैं। जो भी कोऑर्डिनेटर हैं वो किसी न किसी दल के नेता हैं या फिर किसी दल विशेष के लिए काम करते हैं। हालांकि मराठा समाज का मकसद आंदोलन को राजनीतिक बैनर से दूर रखने का रहता है, लेकिन ये भी सच है कि इस मराठा आंदोलन को अधिकतर दलों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस, एनसीपी के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना, आरपीआई तक ने मराठा आंदोलन का समर्थन किया है। चूंकि मराठा समाज के अगुवा किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि भले ही ये आंदोलन राजनीतिक न हो, लेकिन राजनीति से अछूता भी नहीं है। भले ही मराठा समाज ने अभी यू टर्न लेते हुए आंदोलन पर फौरी ब्रेक ले लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरक्षण को लेकर मराठा समाज शांत हो गया है। मराठा समाज ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। मराठा समाज ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने आरक्षण को लेकर फैसला नहीं लिया और मांगे नहीं मानी तो और जोरदार आंदोलन होगा। मराठा क्रांति मोर्चा ने कहा है कि मांगे पूरी न होने पर 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर फिर से आंदोलन का आगाज किया जाएगा। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं इसका अंजाम भी गुजरात के पाटीदार आंदोलन की तरह तो नहीं होगा। पाटीदार आंदोलन की वजह से गुजरात में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। भले ही बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई थी, लेकिन पाटीदार आंदोलन की वजह से भारी फजीहत झेलनी पड़ी थी। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मराठा समाज के आंदोलन का असर इन चुनावों में पड़ना लाजमी है। मराठा समाज महाराष्ट्र में एक बड़ा वोट बैंक है और इस समाज की आबादी करीब 33% है। जाहिर सी बात है कि मराठा समाज को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहेगा, लेकिन मराठा समाज को आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में फडणवीस सरकार के लिए मराठा समाज का आंदोलन एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सिंह ने कैसे अब मध्य प्रदेश में दस्तक दी? ताजमहल को लेकर सरकार को क्यों लगी फटकार? ये सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में आज हुई बारिश के, जिसने चंद घंटे में ही दिल्ली और एनसीआर को बेहाल कर दिया। आज सुबह राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। एक तरफ जहां लंबे इंतजार के बाद भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं भारी बारिश से पूरी दिल्ली डूबी नजर आई। सड़कें तालाब बन गई तो फ्लाईओवर से लेकर अंडरपास नदी नालों में तब्दील हो गए। दिल्ली के कई इलाकों में जाम की वजह से दिन भर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की जो तस्वीरें सामने हैं वो बेहद डरावनी हैं। बारिश की वजह से आज सुबह सुबह यहां करीब 100 फीट लंबी सड़क 40 फीट नीचे धंस गई। लोगों ने मेहनत की गाड़ी कमाई से लाखों रुपए का फ्लैट खरीदा, लेकिन सड़क धंसने के बाद इस कदर खौफ है कि घंटों तक वे सोसाइटी के अंदर नहीं गए। हालांकि कुछ ही देर यहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। हैरान करने वाली बात यह है कि ये खतरा सिर्फ वार्तालोक सोसाइटी पर ही नहीं है, बल्कि आसपास की दूसरी सोसाइटी के घरों पर भी मंडरा रहा है। यहाँ वसुंधरा में वार्तालोक सोसाइटी के बाहर की सड़क धंस गई है, जिसके बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा खोखला हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, कई फुट गहरी ये सड़क धंस गई है और ये जो रोड आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इससे आगे जाना खतरनाक साबित हो सकता है। तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इधर की तरफ से आने वाला वार्तालोक सोसाइटी की तरफ जाने वाला रास्ता कट गया है और वो सामने देखिए आप, उधर से भी वार्तालोक सोसाइटी की तरफ आने वाला रास्ता पूरी तरह से कट गया है, ब्लॉक हो गया है। कितने दहशत में है? व्यवस्था तो बहुत ज्यादा खराब है।
इस समय ऐसा लगता है कि कभी भी कोई घटना घट सकती है। पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग नीचे है। दूसरी चीज है, लोग बाहर क्यों आ गए? बाहर ये देखे ना आप, अपने आप में ये हादसा जो निमंत्रण दे रहा है कि क्या भयानक घटना होने जा रही है यहाँ पर। रात के समय ये काम नहीं हुआ, ये दिन में हुआ है, नहीं तो रात को अगर सोते रहते और ये काम होता तो हम ये बिल्डिंग गिरने का पूरा खतरा है। और अब आपको दिल्ली के NH24 पर बने एक एलिवेटेड रोड की तस्वीर दिखाते हैं। चंद घंटों की बारिश के बाद ही इस एलिवेटेड रोड पर लबालब पानी भर गया। जमीन से करीब 40 फीट ऊपर बने पुल पर पानी इस कदर भरा था मानो जैसे सड़क पर स्विमिंग पूल बन गया हो और इसमें गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद में आज हुई बारिश ने इन चारों शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के लोगों को अगले 24 घंटे तक ऐसी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। खासकर दिल्ली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अगले 72 घंटों में आने वाली है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से आज सुबह सुबह यमुना में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ये पानी तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और अनुमान है कि अगले 72 घंटे में ये पानी दिल्ली पहुंचने वाला है। हथिनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया ये पानी दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसकी वजह से कई निचले इलाके के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। तैयारियां हमने पहले ही कर ली थी और सभी जगह अलर्ट कर दिया गया है, SMS के थ्रू भी और जो WhatsApp ग्रुप हैं उनके थ्रू भी। लेकिन अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। पानी का लेवल जो है वो 1,40,000 क्यूसेक था थोड़ी देर पहले और सूचना ये है कि अभी और लेवल बढ़ने की संभावना है। दिल्ली NCR में एक तरफ बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है तो वहीं आज मुसीबत की बारिश और सिस्टम की लापरवाही भी सामने आई। गाजियाबाद में पानी में डूबे बिजली के नंगे तार ने शिप्रा सनसिटी में रहने वाले एक शख्स की जान ले ली। गाजियाबाद की ही खोड़ा कॉलोनी में दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। साहिबाबाद में दीवार गिरी और कई गाड़ियां उसके नीचे दब गईं। अब सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी के दौर में कुछ घंटे की बारिश में देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों की हालत ऐसी क्यों हो जाती है। मुंबई की बदहाली तो हर साल बारिश में देखते हैं। जरा सी बारिश होते ही मुंबई की सड़कें समंदर जैसी नजर आती हैं। लेकिन दिल्ली का जो हाल चंद घंटों की बारिश में हुआ उसकी क्या वजह है वो बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार शहरों को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की भारी भरकम पैसा खर्च करती है, लेकिन शहरों का ड्रेनेज सिस्टम फेल है। आपको बता दें कि 30 मिनट की तेज बारिशें दिल्ली को डुबाने के लिए काफी है। थोड़ी सी बारिश में ही 156 जगहों पर जल भराव हो जाता है। यह खुलासा ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में जिन जगहों पर हर साल जल भराव की समस्या बताई है उसमें से साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली सबसे ऊपर है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्से का सीवर सिस्टम गड़बड़ है, जिस वजह से बारिश का पानी पूरी तरह सड़कों पर ही दिखाई देता है। दिल्ली के 150 मार्गों की बनावट ऐसी है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। नालों में कूड़ा करकट और पॉलीथीन जमा रहते हैं। सड़कों पर गड्ढों की हालत की वजह से जगह जगह जल भराव होता है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। चंद घंटों की बारिश के आगे मुंबई घुटने टेक देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम, जो अब तक बदला नहीं गया है। हाई टाइड की वजह से मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम का पानी वापस शहर की ओर आ जाता है। वहीं BMC के मुताबिक मुंबई के नालों की जल निकासी की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की है, जबकि यह क्षमता 75 मिलीमीटर होनी चाहिए। बात करते हैं मॉब लिंचिंग की। राजस्थान के अलवर में हुए रकबर हत्याकांड की गूंज अभी थमी नहीं थी कि देश के दूसरे हिस्सों में भीड़ के गुस्से की खूनी तस्वीरें सामने आ गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां बच्चा चोरी के शक में गुस्साए लोगों ने 3 लोगों को बेरहमी से पीट दिया, वहीं बिहार के गया में बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने कानून हाथ में ले लिया और 2 लोगों पर टूट पड़ी। बेरहमी से हुई पिटाई के चलते इनमें से एक की मौत हो गई। भोपाल में हुई घटना तो बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ के गुलाबगंज इलाके में एक ऑटो ड्राइवर ने बच्चे को सड़क पार कराने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे और उसके साथियों को बच्चा चोर समझकर पीट दिया। पुलिस ने तीनों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और थाने ले गई। पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। संदेह के आधार पर पब्लिक ने मारपीट करना चाहिए, लेकिन तत्कालीन स्थानीय पब्लिक ने और मौके पर पुलिस थी बाई चांस, उन्हें तुरंत ही रोका गया। तो इस तरीके के र्यूमर फैला के जो एक बड़ी घटना हो सकती थी।
बिहार के गया में भी भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया। यहाँ की फैज कॉलोनी में चोरी के शक में भीड़ ने 2 युवकों को पकड़कर पहले उनका जुलूस निकाला और फिर बेरहमी से पीटा। लोग भीड़ की बेरहमी का वीडियो बनाते रहे। भीड़ की पिटाई के चलते 2 में से 1 युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्ति एक घर में चोरी करने के लिए घुसे थे, इसलिए पुलिस होने के जग जाने के कारण 2 व्यक्ति पकड़ा गए और बाद में कुछ मिसक्रिएंट्स ने दोनों लोगों को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल जाने के क्रम में हो गई। कहते हैं भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उसका कोई दीन धर्म नहीं होता और इसी बात का फायदा हमेशा मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ उठाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस भीड़ को इकट्ठा कौन करता है, उन्हें उकसाता भड़काता कौन है। इस सवाल का जवाब आंकड़े खुद दे देते हैं। मोहम्मद अखलाक से लेकर रकबर खान तक पिछले 4 सालों में मॉब लिंचिंग के 134 मामले हो चुके हैं। सिर्फ गोरक्षा के नाम पर हुई गुंडागर्दी की बात करें तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2014 में ऐसे 3 मामले आए और उनमें से 11 लोग घायल हुए। 2015 में अचानक ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। इन 12 मामलों में 10 लोगों को पीट कर मार डाला गया। 2016 में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की वारदातें 2 गुनी हो गई। 24 ऐसे मामलों में 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2017 में तो गोरक्षा के नाम पर गुंडाई करने वाले बेकाबू हो गए और 37 ऐसे मामले हुए जिनमें 11 लोगों की मौत हुई। 2018 में अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर गोरक्षा के नाम पर अब तक 85 गुंडागर्दी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 34 लोगों को जान गंवानी पड़ी। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं के विवादित बोल ऐसी घटनाओं के लिए आग में घी का काम कर रहे हैं। 2019 की चुनावी जंग से पहले गोरक्षा की आड़ में बढ़ती ऐसी घटनाओं और एक खास वर्ग को निशाना बनने से देश की सियासत में उबाल है। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके पीछे एक ये भावना है कि अगर 100 लोग मिलकर के किसी को मार रहे हैं तो किसी की सीधी जिम्मेदारी नहीं होती। लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है वो मर भी जाएगा तो कौन पकड़ा जाएगा, हम 100 लोगों में से कोई नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये जो लोगों के अगर आदमी के अंदर डर हो फिर कल को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, सजा मिलेगी, तो शायद इस तरह की घटनाओं पे रोक लग सकती है। जो लिंचिंग हो रही है उसके लिए जो गुनाहगार हैं वो यकीनन गुनाहगार हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं बीजेपी के, आरएसएस के, जिन्होंने ये माहौल पैदा किया है। आरएसएस के बड़े नेता कहते हैं कि अगर मांस खाना छोड़ देंगे तो लिंचिंग खत्म हो जाएगा। उन्हें नहीं मालूम देश का होम मिनिस्टर किरण रिजिजू बीफ खाता है, उन्हें नहीं मालूम कि मणिपुर का मुख्यमंत्री बीफ खाता है, उन्हें नहीं मालूम कि गोवा का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर बीफ की कमी पड़ी गोवा में तो वो कर्नाटका से लेकर आएंगे। गोकसी के केस में कोई आदमी 3 बार एफआईआर दर्ज है, बार बार मान नहीं रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं, किसी की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं। तो जो भावनाओं की कदर उनको भी तो करनी सीखनी चाहिए। तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता भारत के नागरिक होने के नाते से कि वो भी दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें? 2014 से लेकर 2018 तक गोरक्षा के नाम पर हुए 87 मामलों में 50% शिकार मुसलमान हुए, जबकि 20% मामलों में शिकार हुए लोगों की धर्म जाति मालूम नहीं चल पाई। सवाल ये है कि इस भीड़ में कौन लोग होते हैं, कहां से आते हैं, कैसे अचानक इतने लोग एक साथ एक ही मकसद से इकट्ठे हो जाते हैं। यह असामाजिक तत्वों की कोई जमात है या फिर साजिशन लोगों को शिकार बनाया जा रहा है? इसका जवाब भी आंकड़ों में छिपा है। 28 सितंबर 2015 को ग्रेटर नोएडा के दादरी में मोहम्मद अखलाक को बीफ खाने के शक में भीड़ ने ईंट और डंडों से मार डाला। 14 अक्टूबर 2015 को हिमाचल प्रदेश के 22 साल के युवक की गोरक्षकों ने गो तस्करी के शक में पीट कर हत्या कर दी। 18 मार्च 2016 को झारखंड के लातेहार में गाय बेचने बाजार जा रहे मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान को भीड़ ने पेट से लटकाकर मार डाला। 5 अप्रैल 2017 को राजस्थान के अलवर में 200 लोगों की गोरक्षक फौज ने दूध का व्यापार करने वाले पहलू खान को मार डाला। 29 जून 2017 को झारखंड में बीफ ले जाने के शक में भीड़ ने अलीमुद्दीन और असगर अंसारी को पीट कर मार डाला। 10 नवंबर 2017 को राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों ने उमर खान को गोली मार दी। 20 जुलाई 2018 को अलवर में ही गो तस्करी के शक में भीड़ ने रकबर खान की हत्या कर दी। इन आंकड़ों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या एक लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसे लोगों पर नकेल नहीं कसी जानी चाहिए? सरकार इन घटनाओं को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जोड़कर गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल चुकी है, तो वहीं विपक्ष इसे साजिश करार देने पर तुला हुआ है।
दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल की उड़ती रंगत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से लेकर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ताजमहल के संरक्षण को लेकर हर कोई पल्ला झाड़ने में लगा है। सुनवाई के दौरान पेश हुए आगरा के डीएम को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यहां तमाशा हो रहा है या फिर मजाक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के संरक्षण के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। केंद्र और यूपी सरकार की गंभीरता को लेकर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ताजमहल एक विश्व धरोहर है, लेकिन क्या होगा अगर यूनेस्को विश्व धरोहर का टैग ताजमहल से वापस ले लें।